और नॉर्थ ईस्ट में जो असम राइफल्स ने पिछले इतने सालों से इतनी मेहनत और इतनी जो है कुर्बानी देने के बाद जो वहां पे शांति स्थापित की है, उस शांति को खराब करने के लिए ये कार्रवाई पूरी की जा रही है। वहां से ये इन्फिल्ट्रेट कराएंगे और ये जो है जितने ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो है ये डिस्टर्बेंस करेंगे, जिससे हमारी आर्मी और हमारी असम राइफल्स वहां पे जो है बॉकडाउन हो जाएगी और उनकी जो है इन काउंटर इंसर्जेंसी में दोबारा हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो फंस जाएंगे। सर जय हिंद। कर्नल संजीव सिरोही सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ी अहम खबर आ रही थी तो मुझे लगा मैं आपके साथ बातचीत करूं। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उप प्रधानमंत्री इशाक डार जो हैं वो ढाका पहुंचे हुए हैं। शनिवार को वो ढाका पहुंच गए थे सर, और जमात इस्लामी सहित के लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। उनकी यात्रा मुझे लगता है कि एक तो 13 साल बाद कोई पाकिस्तान का बड़ा नेता बांग्लादेश पहुंचा है, इसलिए अहम हो जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम उस वक्त हो जाती है जिस वक्त जनरल मुल्ला मुनीर ये कहते हैं कि अगला अटैक भारत पर ईस्ट से आएगा, और DGISPR अहमद शरीफ चौधरी वो भी कहते हैं कि अटैक जो है वो ईस्ट से भारत पर आ सकता है। इस बीच इशाक डार का ढाका में पहुंचना क्या मायने और क्या मैसेज भारत के लिए सर, और कितनी बड़ी चुनौती सर? देखिए राजेश जी, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आपको याद हो ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएट बाद जो है ये इशाक डार साहब जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बीजिंग गए थे और बीजिंग जाके चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और बाकी जो लीडर्स हैं वहां पे उनसे मुलाकात की थी। वो एक स्टार्ट पॉइंट था जिसमें पाकिस्तान को ये लगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो उसका जो है हार हुई है उसको किस तरीके से अब इसको रीअलाइनमेंट करके ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में वही हाल हो जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में। तो ये वहां से स्टार्ट पॉइंट हुआ। तो उस स्टार्ट पॉइंट से चाइना ने इसमें अहम जो है भूमिका निभाई है। आप देखेंगे कि कमिंग में जो इनका चाइना में जगह है कनमिंग, वहां पे इन तीनों का बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की वहां पे मुलाकात हुई। इसको भारत ने बहुत ही तीखे नजर से देखा, जबकि उनके जो फॉरेन एडवाइजर हैं बांग्लादेश के ताहिद हुसैन साहब, उन्होंने बाद में मीटिंग ये भी कहा कि इसको भारत को उनके खिलाफ नहीं देखना चाहिए, कि उनको ये लगा कि अगर भारत को ये पता लगेगा कि हम तीनों मिलके कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है भारत के साथ और रिश्ते खराब हो जाए। तो उन्होंने इमीडिएटली इसका जो है वो किया कि हम इसमें कोई अलाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ कोई हमारा मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये सिर्फ ट्रेड टॉक है। लेकिन अगर आप समझें तो उसके बाद ये कार्रवाई हुई और आप देखेंगे कि उधर अभी जैसे वांगी आए थे फॉरेन मिनिस्टर चाइना के, वो यहाँ आए, यहाँ से अफगानिस्तान काबुल गए, वहां पे पाकिस्तान के ये इशाक डार साहब थे, और फिर वहां से फिर वापस वो इस्लामाबाद आए और आसिम मुनीर से मिले। तो ये पूरी की पूरी चाइना की जो पॉलिसी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो ये है कि किसी तरीके से भारत को दोनों तरफ से आइसोलेट किया जाए। इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, उधर जो है भारत और बांग्लादेश। तो दोनों फ्रंट आप देखेंगे ईस्ट और वेस्ट फ्रंट को वो अब की बार सिक्योर करके चल रहा है। और जैसा आपने खुद बताया है कि आसिम मुनीर और DGISPR ने जो कहा है कि अगले दफे जो हमला होगा वो बांग्लादेश से होगा। तो ये जो इशाक डार साहब वहां पे गए हैं, ये वहां पे गए तो काफी और चीजें करने के लिए काफी कहते हैं एग्रीमेंट होने वाले हैं, लेकिन इसमें खास बात तो देखने वाली है, वो सबसे पहले जाते हैं और जमायत इस्लामी के पार्टी के जो उनके डिप्टी लीडर हैं सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर, उनके साथ मिलते हैं। वो क्योंकि ये वही जो है जमायत इस्लामी है जिसने 1971 में पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था और बांग्लादेशियों के ऊपर अत्याचार किया था, उनसे मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ISI पाकिस्तान और जमायती का इस्लामा का ये एक गठजोड़ है जिसको जो है ये अब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान को लग रहा है कि बांग्लादेश जो है भारत से दूर होता जा रहा है। शेख हसीना की गवर्नमेंट में बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, उन रिलेशंस क्योंकि अब खराब हो गए तो उसका फायदा पूरा जो है ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान की हर कोशिश है कि किसी तरीके से बांग्लादेश को प्री 1971 ले आए और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बना दे।
ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश और बांग्लादेश से ईस्ट पाकिस्तान। ओके, ठीक है। और तो इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ कि इसी के जो ताल्लुक रखने वाला है, इशाक दर सैटरडे को गए हैं बांग्लादेश और फ्राइडे को बांग्लादेश की टॉप मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से इस्लामाबाद में मिलती है। आप देखें, उधर लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप मिल रही है, उधर पॉलिटिकल लीडरशिप मिल रही है। तो ये एक खिचड़ी पक रही है। अब ये निर्भर करता है बांग्लादेश के ऊपर कि वो कितना प्ले करते हैं पाकिस्तान के इशारे पर। ठीक है, दो एंगल से चीजों को और मैं समझना चाहूंगा। एक, क्योंकि पाकिस्तान को ही लेकर बातचीत हम कर रहे हैं तो मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी है एक, जिसे आईएसआई ने तैयार किया है पिछले 1 साल के दौरान, और उसमें रोहिंग्या जो म्यांमार से भगाए गए थे उनको शामिल किया, उनको गोरिल्ला ट्रेनिंग दी, हथियार मुहैया करवाए, और अब उन्होंने अटैक किया है अराकान आर्मी के ऊपर। और ये माना जा रहा है कि ये रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी जो है, इसे बकायदा जो है ट्रेन किया गया है नॉर्थ ईस्ट में एक बार फिर से इंसर्जेंसी को पैदा करने के लिए। तो क्या हम भूमिका देख रहे हैं यहाँ पर रोहिंग्या की, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, और क्या वाकई में हम इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि एक लंबी स्ट्रगल के बाद इंडियन आर्मी ने कई बलिदान दिए, असम राइफल ने कई सेक्रीफाइस किए, उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है शांति आई है, लेकिन ये एक नया चैलेंज सामने आ रहा है सर। देखिए राजेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी है, इसको पाकिस्तान की स्पॉन्सर की हुई है। और अब क्योंकि जब तक शेख हसीना थी तब तक इसको रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी को कोई इतनी इमदाद नहीं मिलती थी। जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात ठीक होने शुरू हुए तो तब से आप देखेंगे कि वहां पे जो है, ये जो उनके मोहम्मद यूनुस साहब हैं, ये तो उनको एक कॉरिडोर भी देना चाहते थे ताकि वहां से रोहिंग्या की जो सैल्वेशन आर्मी उसको इमदाद मिले, उनको जो हथियार मिले सारे। लेकिन वो तो आर्मी चीफ बांग्लादेश को जो है उन्होंने उसके ऊपर जो है अपना जो है डिसीजन ले लिया, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो ये जो रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी है, ये अराकान आर्मी के साथ लड़ रही है। मजहब की लड़ाई भी है क्योंकि रोहिंग्या जैसे हमको पता मुस्लिम है और जो अराकान आर्मी वो ज्यादातर क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट है। तो ये दोनों के इनकी लड़ाई है। दूसरी चीज है, अगर आप देखेंगे, ये मेन मुद्दा रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी का म्यांमार के अराकान आर्मी के साथ नहीं है। ये अगर आप देखेंगे इन द लॉन्ग रन, ये जो है नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी को लाने के लिए, और नॉर्थ ईस्ट में जो असम राइफल्स ने पिछले इतने सालों से इतनी मेहनत और इतनी जो है कुर्बानी देने के बाद जो वहां पे शांति स्थापित की है, उस शांति को खराब करने के लिए ये कार्रवाई पूरी की जा रही है। क्योंकि आप देखेंगे कश्मीर में जो लोकल मिलिटेंट थे वो खत्म हो गए हैं। वो कश्मीरी कोई भी मिलिटेंट नहीं बनना चाहता है। जितने मिलिटेंसी है वो पाकिस्तान से आ रही है। तो पाकिस्तान को ये पता है कि उनको पाकिस्तान से उनको इन्फिल्ट्रेट कराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बांग्लादेश में ये जो रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी है, क्योंकि हमारा बॉर्डर बांग्लादेश में अभी भी बिहार के थ्रू काफी पोरस बॉर्डर है, तो वहां से ये इन्फिल्ट्रेट कराएंगे और ये जो है जितने ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो है ये डिस्टर्बेंस करेंगे, जिससे हमारी आर्मी और हमारी असम राइफल्स वहां पे जो है बॉकडाउन हो जाएगी और उनकी जो है काउंटर इंसर्जेंसी में दोबारा हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई असम राइफल की बटालियन जम्मू कश्मीर में भी पहुंची हैं, तो शायद फिर उनको भी वापस लाना पड़ेगा। बस एक मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम अमेरिका को भूल जा रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका की एक अहम भूमिका रही शेख हसीना को हटाने के लिए, व्हाइट मैन का जिक्र आया, उसके बाद सेंट मार्टिन आइलैंड की बात आई, और अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद चर्चा में है कि जिस प्रकार से मुल्ला मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और सामने उनके ऑफर रखा कि बलूचिस्तान आप ले लीजिए लेकिन बांग्लादेश में फ्री हैंड मुझे दे दीजिए, क्या हम अमेरिका को एक क्लीन चिट दे सकते हैं, या अमेरिका यहाँ पर एक CIA खासकर डीप स्टेट चुपचाप एक बहुत डीपली गेम प्ले कर रहा है, जिसमें वो खुद नजर नहीं आना चाहता है लेकिन चाइना और पाकिस्तान को वो सामने रखना चाहता है? सर बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो मुझे नहीं पता कि चाइना अमेरिका की बात सुनता है कि नहीं सुनता, लेकिन हाँ इसमें पक्का ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है चाइना और अमेरिका का दोनों का पिट्ठू, और दोनों को वो बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो और ये भी कोई इसमें कोई शक नहीं है कि जो बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया गया वो डीप स्टेट ने, वहाँ की जो डीप स्टेट है CIA और ISI ने मिलकर हटाया। क्यों? क्योंकि शेख हसीना के दौरान
भारत और बांग्लादेश के हालात बहुत अच्छे थे। शेख हसीना ने जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी बांग्लादेश में या बांग्लादेश स्पॉन्सर होती, उनके ऊपर बड़े कदम उठाए, उनके लीडरों को जो है जेल में डरा के रखा। इसकी वजह से ही क्योंकि बांग्लादेश ने हमारा साथ दिया, इसी की वजह से हम नॉर्थ ईस्ट में जो है पिछले 15-20 साल से हम देख रहे हैं शांति है। अभी ये अमेरिका को भी पसंद नहीं, और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को जैसे आप देख रहे हैं कि भारत का पूरी दुनिया में अगर किसी को सिंगल आउट किया है तो भारत को किया हुआ सिंगल आउट, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरी अपनी कोशिश करेंगे किसी तरीके से भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत की प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए। और उसमें मुझे लगता है कि आसिफ मुनीर साहब को उन्होंने पूरी खुली छूट दे दी है, जिसी की वजह से ये इशाक डार आना या इनके आईएसआई के जो है चीफ वहां पे पहुंचना या बांग्लादेश के जो मिलिट्री लीडरशिप वहां पे पहुंचनी, ये सारा का सारा गेम जो है अमेरिका का, एक तरफ अमेरिका स्पॉन्सर कर रही है और दूसरी तरफ चाइना स्पॉन्सर कर रही है। राजीव, ठीक है, यानी कि आने वाले वक्त में चुनौतियां बढ़ने वाली हैं भारत के लिए, लेकिन आई नो कि इंडियन आर्मी, असम राइफल इसके लिए तैयार है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीत सिरोही सर, आप आए और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद।